Health partner SSB Heart and Multi Speciality Hospital, care with compassion. Real estate partner Advitya Homes, आपके सपनों का पता. Omex Builder, turning dreams into reality. Venue partner JC Bose University of Science and Technology, YMCA. ठीक है, आप इस सत्र की शुरुआत करें। वीसी साहब अगले सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे। देवेंद्र अगले सत्र में वीसी साहब हमारे साथ रहेंगे। ये आ गए मंच पर। ठीक है, चलिए आप लोग शुरू करिए। देखिए, फरीदाबाद जो है वो 15 अगस्त 1979 को हरियाणा का 12वां जिला बना था और अब कहीं ना कहीं अपनी सरकार चला रहा है, निगम है, एक मायने में अपनी सरकार है। मेयर हमारे साथ हैं सुमन बालाजी। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं सुमन बालाजी से। सुमन बालाजी, कैसी चल रही है शहर की सरकार? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें फरीदाबाद अधिवेशन में आमंत्रित किया। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आप देखेंगे कि आज स्वच्छता में हम कहीं आगे आ चुके हैं। पहले देखते थे हर चारों ओर गंदगी दिखाई देती थी, अब हमारे इको ग्रीन के माध्यम से हमने फरीदाबाद को बहुत स्वच्छ कर लिया है और हमारे खत्तों की जो पहले जगह जगह दिखाई देते थे वो अब नहीं दिखाई देते। फरीदाबाद में हमने पार्कों का भी विस्तार किया है, क्योंकि शरीर के लिए कहीं ना कहीं पार्कों के लिए जिम और बच्चों के लिए झूले सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे सारे पार्कों में इस तरह की सारी सुविधाएं दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी है। आज सभी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से होती है, तो मैं मानूंगी कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे फरीदाबाद नगर निगम के लिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं आप सुमन बालाजी, हमारे साथ में मनमोहन गर्ग हैं, डिप्टी मेयर हैं। आजकल डिप्टी मेयर हैं जो वो बड़े नाराज अधिकारियों से इस बात को लेकर रहते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला निगम में है कहीं ना कहीं। और अगर मनमोहन जी जिक्र करें तो कल ही एक कर्मचारी को जो नगर निगम का था उसको विजिलेंस ने पकड़ा है। किस तरह से आप इस बात को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को जो नगर निगम में फैला हुआ है? देखिए कौशिक जी, ऐसा है, जब शहर में पिछले 5-6 साल से बहुत ज़ोर से डेवलपमेंट चल रही है, तो उस डेवलपमेंट में जब आदमी काम करते हैं, कुछ हमारे अधिकारी, देखिए मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं बहुत और सारे ही खराब हैं। कुछ अधिकारी ऐसे निकल आते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ भ्रष्टाचार कर लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी पैनी नज़रें हैं, हम उन अधिकारियों के पीछे हमेशा हाथ धोकर पड़े रहते हैं। अभी पीछे भी एक, आपको पता होगा, एक घोटाला उजागर हुआ है जिसमें हमने अधिकारियों के ऊपर जांच बिठाई और उस जांच का जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उन अधिकारियों को और जो भी ठेकेदार उसमें शामिल थे सबको बहुत ही कड़ी सजा दी जाएगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार चलाना चाहते हैं, उसी को हम मद्देनजर ये भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ने नहीं देंगे। गर्ग साहब, लेकिन जिक्र आप जब भ्रष्टाचार का करते हैं तो जितनी भी शिकायतें हुई या जितनी भी जांच हुई उनका कोई आज तक परिणाम नहीं आया। ऐसे कम से कम 10 भ्रष्टाचार जो निगम के, मैं आपको गिनवा देता हूं, आपका भी वार्ड उसमें शामिल है। 10 वार्ड ऐसे थे जिसमें एक ईंट नहीं लगी और उसकी पेमेंट हो गई, उसकी फाइलें तक जला दी गई जाँच शुरू करने से पहले ही। इस तरह से कैसे आप रोक पाएंगे इस भ्रष्टाचार को? नहीं, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। देखिए, हम ये भी नहीं चाहते कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें सजा पा जाए। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको हम बहुत जोर से लेके चल रहे हैं और मैं आप लोगों को सबको ये यकीन दिलाता हूं कि कोई भी ठेकेदार, कोई भी अधिकारी बच नहीं पाएगा हमारी नजरों से और उसको सजा जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ में देखिए एसके मित्तल हैं, रिटायर्ड आरओ हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और पर्यावरणविद हैं। उनसे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बात नगर निगम की हो रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम प्रदूषण के मामले में अगर फरीदाबाद को देखा जाए तो चर्चाओं में हमेशा रहता है। कई बार तो नंबर 1 पर आ चुका है फरीदाबाद। मित्तल साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नगर निगम की एक बड़ी भूमिका है, एनजीटी की तरफ से भी तमाम तरह के अगर आदेश दिए जाते हैं तो निगम पर सबसे पहले वो लागू होते हैं। कौशिक जी, असल में फरीदाबाद में जो कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का
वाटर के क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और उसमें कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत लैगिंग है। कॉरपोरेशन ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं किए। अब इनके 3 एसटीपी प्लांट है, एक प्रतापगढ़ में, एक बादशाहपुर में, एक मिर्जापुर में। तीनों अंडर कैपेसिटी है और तीनों डिफंक्ट हैं। अब बताइए वो अनट्रीटेड पानी सारा नहर में जा रहा है तो वो शहर को ही पोल्यूट कर रहा है। तो ये चीज़ों पे इनका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो ऑटो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फरीदाबाद में, सीएनजी पे चेंज कर दिए गए, फिर भी जुगाड़ इंजन पे या डीजल पे चल रहे हैं। जब तक उन पे कंट्रोल नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा, फरीदाबाद में एयर पोल्यूशन पे काबू करना इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बात, ग्रेटर फरीदाबाद अब बस रहा है नहर पार, अच्छी कॉलोनियाँ आ गई, अच्छे उसमें अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन क्या इनकी नज़र में ये नहीं है वहाँ अभी तक सीवर डले ही नहीं? जब सीवर डले ही नहीं तो फिर वहाँ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दे दिए गए? लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, टैंकर से बाहर पानी डाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और देखिए एसके मित्तल जी, जिस तरीके से प्रकृति ने अभी पिछले दिनों अपना एक नया तेवर दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि इंसान से ऊपर प्रकृति नहीं है और इस चीज को हमें समझना होगा। विकास के साथ साथ जिस तरीके से ये विनाश की आहट आ रही है, इसको हमें बहुत गहनता से समझना होगा। हमारे साथ बलबीर कौर जी बीईओ भी जुड़ी हुई हैं। बलबीर कौर जी, इस विकास के बीच और ये जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं एसके मित्तल जी पर्यावरण का, कहाँ देख रही हैं फरीदाबाद को? पर्यावरण में फरीदाबाद, क्योंकि ये एनसीआर में आता है और शिक्षा के क्षेत्र से अगर इसको जोड़ा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को बहुत जागरूक कर रहे हैं। और कोविड के समय भी बच्चों ने घर घर में पौधागिरी का, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक अभियान शुरू हुआ था, तो बच्चों ने घर घर में पौधे लगाए और हमने अपने स्कूल्स में भी, सारे विद्यालयों में खूब पौधे लगाए, जिससे कि खूब विद्यालय भी हरा भरा हो सके और साथ में किचन में तालियां देखिए बजा दीजिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम सबको इस और ध्यान देना होगा। देखिए प्रकृति के विरुद्ध अगर हमने कुछ किया ना तो हम बहुत दिन तक फिर इस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और पोषण अभियान में हमारे बच्चों ने किचन गार्डन्स बनाए स्कूल्स में, जिसमें हमने अभी विंटर्स में शीतकालीन समय में पालक स्कूल में, सरसों और जो भी हमारी सब्जियां हैं वो सब्जियां उगाई हैं। तो और जब बच्चे बीच में, अब तो आना शुरू हो गया, लेकिन जब बच्चे नहीं आते थे और फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया, तब भी हमने उनको स्कूल से ही सब्जियां वितरित करी हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल, निश्चित तौर से आप जो जिक्र कर रही हैं बलबीर कौर जी, हमारे साथ में शहर की सरकार, चूंकि चर्चा हम शहर की सरकार से कर रहे हैं, सुमन बाला साहब हैं। एक बात बताइए सुमन जी, जिस तरह से जो निगम का बजट है वो करीब 2,500 करोड़ का बजट है, लेकिन निगम के पास में अपना कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं आता, हमेशा आप सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं जो आपका बजट बढ़े? हमने इसको लेकर के बहुत अच्छी आपस में मीटिंग करी है और आने वाले समय में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि हम, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमेशा आत्मनिर्भर बनो और किसी पे डिपेंड ना रहो। तो हमने कुछ ऐसी प्लानिंग्स की हैं जिसके माध्यम से हम कुछ एफडीज कराना चाहते हैं। कुछ हैं हमारी चीज़ें जो हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, आने वाले समय में बताएंगे। तो वो एक एफडी हम बड़ी कराना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और छोटे छोटे कामों को लेकर जो हमें नगर निगम को परेशानियां होती हैं, आने वाले समय में वो परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है सुमन जी, ये तो चलिए आपका अंदरूनी मामला है, हम नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन एक बात बता दीजिए कि शादी से पहले वाले दिन एक लड़की को गुहार लगानी पड़ती है कि उसके घर के आगे गंदगी या बारात कैसे आएगी, इसका जवाब दे दीजिए। ये हालात फरीदाबाद में किस तरीके से हो गए? लड़की कह रही है कि ट्विटर पे रहूं या फिर शादी की तैयारियां करूं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं, उनके घर के आगे गंदगी या बारात कैसे आएगी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेटियां सबकी साझी होती हैं और मुझे लगता है अगर एक बेटी को ऐसी कोई परेशानी आई, ये बात जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने तुरंत अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए कि इस चीज़ की पालना की जाए और मुझे लगता है कि हमारे अधिकारियों ने
उसको बड़े ही जल्दी उस काम को किया। ये उनकी एक लापरवाही थी जिसकी उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पे जो सीवर की प्रॉब्लम है ये सॉल्व होनी चाहिए। आने वाले समय में हमने इस चीज़ को लेके एक हमारा प्रोजेक्ट भी आ रहा है जो अप्रूव हो चुका है और मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी सीवर को लेके परेशानियां आ जाती है तो आने वाले समय मुझे ये लगता है ये परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो क्या मान के चले सुमन जी, इस बार कोई बिटिया मुख्यमंत्री को ट्वीट नहीं करेगी अपनी शादी से पहले कि सीवर का पानी हटवा दीजिए मेरी गली से? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कोई भी बेटी को इस तरह से ट्वीट नहीं करना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं हम जल्द से जल्द मुहैया चलिए, कराएंगे। बिल्कुल हमारे साथ में गर्ग साहब हैं, उनसे मैं अभी दोबारा उसी सवाल पर लौट रहा हूँ बजट को लेकर। देखिए, जब जिस तरह आपका बजट निगम में नहीं है तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद का डेवलपमेंट है, विकास है, वो कहीं ना कहीं रुकता है। आप ठेकेदार की पेमेंट नहीं करा पाते हैं, ठेकेदार काम नहीं कर पाते हैं, आप फिर सरकार की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ देखते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, यहाँ जो आपके जो जितने भी पैसा है वो लोगों पर रखा हुआ है उसकी वसूली नहीं हो पाती? देखिए, ऐसा है, फरीदाबाद एक बहुत ग्रोइंग सिटी है और इसमें अभी हमारा एक सर्वे हम लोगों ने कंडक्ट किया है जिसमें नई प्रॉपर्टीज जितनी बनी है ताकि उनका हाउस टैक्स की कलेक्शन हो सके। जितने भी बिल्डर्स जिन्होंने हमारे पैसे रोक रखे हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, उनसे पैसे वसूले जाएं। ऐसा करके हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फरीदाबाद का एक तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो हमारी कलेक्शन है वो बढ़ जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ करीब 2,42,000 यूनिटों से हम लोग आज टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि शहर में कम से कम 7 से 8 लाख यूनिट हो चुके हैं। तो उसका सर्वे चल रहा है। मैं समझता हूँ अगले आने वाले 6 महीने में हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर रहेगी और कोशिश ये जारी है कि भी हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि हमारा नगर निगम आत्मनिर्भर हो जाए। तो और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि भाई हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो टाइम पर जमा कराएं, पानी के बिल टाइम पर जमा कराएं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में हमारी जितने भी यूनिट्स हैं, जो करीब 2.5 लाख यूनिट जिनसे लेते हैं, उनका भी टाइम से हमारे पास कलेक्शन नहीं आता है। तो वो उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं और मैं समझता हूँ जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल मनमोहन जी, देखिए आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट से आए दिन हम लोग खबरें पढ़ते हैं। ये अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को ही आत्मनिर्भर करने में जुटे हुए हैं, भ्रष्टाचारी के मुद्दे आए दिन सामने आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, शहर हमारा जो फरीदाबाद शहर है एक ऐसा शहर है जहाँ पर बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं। एक मतलब ये मिश्रित शहर है जिसमें पॉपुलेशन हर तरीके की है, तो हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। हम लोग जनता का साथ देने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा टैक्स या ऐसा दबाव नहीं डालना चाहते कि भाई उनके ऊपर कोई इस कोविड में कम से कम ऐसा कुछ आए कि पहले ही उन लोगों की, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई। तो उनका ध्यान रखते हुए अभी शहर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अगले 1 साल के अंदर अंदर इसको ठीक कर लिया जाए। बिल्कुल, तमाम तरह की बातें गर्ग साहब कर रहे हैं। मित्तल साहब, क्योंकि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है और कहीं ना कहीं अगर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देता है, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है। आप रिटायर्ड आरओ हैं, किस तरह से आप देखते हैं कैसे इसको पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, या कुछ निगम के जो सरकार बैठी है उनको कोई आप सलाह दें कि ये कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि पॉल्यूशन फरीदाबाद से दूर हो? देखिए, इसमें सबके सहयोग से ही ये पोल्यूशन दूर हो सकता है। जैसे अब पॉलिसी बन गई कि जितनी इंडस्ट्रीज़ है वो सीएनजी पे या पीएनजी पे शिफ्ट करे, तो जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है उनके लिए तो सख्ती बरत के उनको अलाउ ही नहीं कर रहे बगैर क्लीनर फ्यूल के। जो पुराने हैं उनको खुद सामने आना चाहिए और वो उसको चेंज करे। हर चीज़ में हमें कोर्ट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और बाकी मेरा सुझाव है कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों से कि एक एक्शन प्लान बनाए, एक्शन प्लान बना के टाइमली उसको इम्प्लीमेंट करे। उसका टाइम, जैसे अब इनकी सॉलिड वेस्ट की साइट है वो अब तक फाइनल नहीं हुई, जबकि हो जानी चाहिए थी। इको ग्रीन ने जो साइट पे वो यूज़ काम कर रहे थे वहाँ इतना लीचिंग हो रही है। हमने पीछे 5-6 गाँव के पानी के सैंपल टेस्ट कराए, वो सैंपल फेल तो नहीं थे लेकिन ऑलमोस्ट फेल के निशान उस पर आ चुके थे, कगार पे। तो उसको हम पहले ही एक्शन प्लान बना के उसका पर काम करें, इसी तरह हम काम कर सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद ऐसा शहर है, एक तरफ गगनचुंबी इमारतें आपको दिखती हैं तो फिर दूसरी तरफ ही आपको खुले में गंदगी भी दिखाई दे जाती है। जैसा कि पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहां गांव और देहात दोनों का एक अच्छा सा मिक्सचर दिखाई पड़ता है। बलबीर कौर जी,
इन हालातों में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आपका फरीदाबाद कहाँ होगा? किस तरीके से ये जो परिस्थितियां इस वक्त पर बनी हुई? हम शिक्षा के क्षेत्र में जनरेशन 2020 को संभाल रहे हैं, तो इस जनरेशन को जब हम जागरूक करेंगे, जो हमारे पास स्कूल में हमारे बच्चे हैं, उनको जब हम पर्यावरण के संबंध में जागरूक करते हैं और कर भी रहे हैं, और उनको भी ये बताया जाता है कि सबसे पहले पर्यावरण में पौधों को पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और कई हमारे संगोष्ठियाँ होती हैं और उसमें बच्चों के साथ इंटरैक्ट सेशन किए जाते हैं, क्योंकि यही जनरेशन हमारा भविष्य का निर्माण करेगी। तो मैं यही मानती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को जब जागरूक करेंगे तो वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। चलिए देखिए, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब आप इंटरेक्टिव रहते हैं ना तो चीज़ें बेहतर निकलकर सामने आती हैं। आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है पार्षदों के साथ, सुमन बालाजी? पार्षद जो हैं हम सब एक परिवार की तरह चलते हैं। जैसे एक परिवार होता है, थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, परिवार में नोक झोंक ना हो तब भी मज़ा नहीं आता। तो हमारा जो सदन है, पार्षद हैं, सब एक परिवार की तरह है और सारे पार्षद हमेशा फरीदाबाद को कैसे आगे बढ़ा जाए, फरीदाबाद को कैसे पोल्यूशन मुक्त किया जाए और बच्चों को आगे कैसे शिक्षा दी जाए, और काफ़ी सारे मुद्दों पर हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं और एक पारिवारिक तरीके से ही बात करते हैं। बिल्कुल पारिवारिक तरीके से ही बात होती है। और देखिए, देवेंद्र मेरे साथ बैठे हैं और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ऐसा चैनल है, लगातार जब भी आप हमारे चैनल को स्विच करेंगे तो जन सरोकारों के मुद्दों से आप रूबरू होंगे, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे या फिर कोई और अन्य मुद्दे हों। देवेंद्र, हम लगातार देखिए दिखाते रहते हैं खबरें और असर भी निकल कर सामने आता है। अब हमारे साथ मेयर भी बैठे हैं, डिप्टी मेयर भी बैठे हैं। अब जो मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं, जरा उन पर भी हम बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए हमारे साथ में ये सरकार बैठी है, शहर की मनमोहन जी बैठे हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से अगर बात करें स्वच्छता की, इको ग्रीन को लेकर आप पहले भी सवाल आपने खुद ने भी उठाया था, उसके बाद में तमाम आगे चीज़ें बढ़ी। इस बीच में जिस तरह से हमारे साथ में शिक्षा अधिकारी भी बैठी हैं, तो बड़ी भूमिका जिस तरह निगम के अधिकारियों की तरफ से और आपकी तरफ से एक अपील की जाती है लोगों से सूखे और गीले कचरे को लेकर, तो क्या कहीं ऐसे में जो शिक्षा विभाग है या जो स्कूली बच्चे हैं उनको इस योजना के साथ में जोड़कर या इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है? इस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, वैसे तो देखिए फरीदाबाद शहर पिछले 6 सालों में जिस तरह बढ़ा है, फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आप समझिए 6 साल पहले अगर दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव से किसी को कह दिया जाता था फरीदाबाद चलिए, तो लोग घबराने लग जाते थे, अरे फरीदाबाद जाना है। और आज की डेट में फरीदाबाद शहर की जो कनेक्टिविटी है, जो सड़कें बन चुकी हैं, जो हाईवे बना है, जो हाईवे के ऊपर लाइटें लगी हैं, जो पूरा फरीदाबाद रोशन हो चुका है। और जब कोई शहर चारों तरफ से डेवलपमेंट होती है तो छोटी मोटी कमियां आ जाती हैं। और मैं समझता हूं कि इको ग्रीन को हम बड़े ज़ोर शोर से लेके आए थे और मैं मानता हूं कि जिस तैयारी से हम लोग उनको लेके आए वो उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। लेकिन देखिए, कोई भी नई कंपनी आती है उसको टाइम लगता है सेटल होने में। उन्होंने खत्ते अपने सारे बना दिए हैं, उन्होंने अपने व्हीकल्स भी काफ़ी अब ला के दे दिए हैं, हर घर से कूड़ा उठाने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ हमारा शहर जागरूक हो रहा है। बड़ी NGOs हैं, बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, लोगों को गीला सूखा कचरा उठाने के लिए उनको एजुकेट कर रही हैं। और मैं अगर शहर के सेक्टरों की बात करूं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब जगह NGOs ने काम किए हैं और लोगों को काफ़ी अवेयर किया है कि आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग दीजिए। बिल्कुल मनमोहन जी सही कह रहे हैं आप। काम जब करते हैं तो कई तरह की दिक्कतें भी आड़े आती हैं, धूप भी होती है सफ़र में। निदा फाजली का शेर है ना कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, निदा फाजली कहती हैं। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है चलना, लेकिन शर्त ये है कि चलना पड़ेगा, है ना, चलना बहुत ज़रूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और अगले सत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।